और इस चैनल पे अभी बिहार एसएससी की तैयारी करवाई जा रही है ना, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आउट होने वाला है। तो इसकी नोटिफिकेशन जो है बहुत जल्द ही आउट होने वाली है भाई। और हमने अभी ज्योग्राफी का सीरीज स्टार्ट किया है क्या स्टार्ट किया भाई, ज्योग्राफी स्टार्ट किया है। और ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास है ना, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा हमने पढ़ा दिया है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी जो है अच्छी हो सके। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, तो आज जो हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो भारतीय भूगोल का पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। भारतीय भूगोल का पार्ट है, यानी कि इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। और उसका नाम है भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति और उसका विस्तार, है ना। भारत की अवस्थिति और विस्तार समझना भाई। भारत की अवस्थिति और विस्तार देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत स्थित कहाँ है। तो भारत को कहाँ, किसके कंपैरिजन में स्थित करेंगे, तो उससे पहले आपको ये समझना होगा भाई, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि किसी भी देश को हम लोकेट कैसे करते हैं। तो किसी भी देश को लोकेट हम करेंगे कहाँ पे, कोई भी देश पृथ्वी पर ही है, कोई भी देश है कहाँ, तो पृथ्वी पर है। और पृथ्वी को एक बार में पूरा देख पाना बहुत मुश्किल काम है। तो पूरे पृथ्वी को आप यदि एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए पृथ्वी का एक मॉडल तैयार किया गया, पृथ्वी का एक मॉडल तैयार किया गया जिसको हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं बाबू, ग्लोब के नाम से जानते हैं। और ग्लोब को ही एकदम हूबहू पृथ्वी का शक्ल दे दिया गया। ठीक है, स्मॉलेस्ट मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब, ये है आपका ग्लोब। ठीक है, ये है आपका ग्लोब। ग्लोब में समझना बाबू, अक्षांश रेखा क्या होता है। तो ग्लोब में पश्चिम से पूरब दिशा में खींची गई पैरेलल रेखाएं, समानांतर रेखाएं, इस तरह से यदि आप लाइन खींचोगे तो ये सब क्या है, ये सब अक्षांश रेखा, ये सब क्या है, अक्षांश रेखा है। ये सब आपका अक्षांश रेखा है। ऊपर आपका नॉर्थ पोल होता है, नीचे में आपका साउथ पोल होता है। तो ये सब जो हमने खींचा ये सब क्या है बाबू, अक्षांश रेखा है। उसके बाद बोला कि उत्तर से दक्षिण दिशा में खींचे गए रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं बाबू, देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा जो होगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं क्या होगी, देशांतर रेखाएं होगी। क्या होगी बाबू, देशांतर रेखाएं। तो इस तरह से दिखा रहे हैं वो सब देशांतर रेखा। किसी भी देश को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए, किसी भी देश को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए, ग्लोब पर दर्शाने के लिए आपको अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जरूरत होती है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जरूरत होती है। जिस तरह से कंप्यूटर में एक्सेल में देखते हैं ना, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन होता है, और उसी के माध्यम से जो ग्रिड सिस्टम है यानी सेल्स जिसको बोलते हैं, उसके आधार पे हम सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेल है। तो उसी तरह से इन द सेम मैनर किसी भी देश को ग्लोब पर दर्शाने के लिए, किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए हमें अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जरूरत होती है। तो सबसे पहला लाइन में याद रखना भाई,
भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, के मध्य क्या है बाबू, विस्तृत है। हमने एक लाइन लिखा है, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी ये अक्षांश की बात कर रही है, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी यहाँ देशांतर की बात हो रही है, उसके मध्य में विस्तृत है। तो चलिए हम इसको ग्लोब पर लोकेट करने का कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लोब बनाने का कोशिश करते हैं। ये हो गया भैया ग्लोब, और इसमें आपको पता है कि एक काल्पनिक रेखा पश्चिम से पूरब जाती हुई जो पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटता है उसको हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, यही है ना, जो 0 डिग्री पे खींचा जाता है। 0 डिग्री पर खींची गई अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, विषुवत रेखा। ये कह रहा है क्या, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के क्या है, उत्तर में है, यानी ये विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा के ऊपर में उत्तर है, तो भारत की अवस्थिति जब भी होगा तो विषुवत रेखा के ऊपर में होगा, क्योंकि विषुवत रेखा के उत्तर में है। कितना डिग्री से शुरुआत है, 8 डिग्री से 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट समझना, ये है आपका 0 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इसी तरह से मान के चलो कि है जो कि यही वाला, इसी को अब चूंकि पूरे 1-1 डिग्री करके दिखाएंगे तो यहाँ तक हम 90 लाइन नहीं खींच पाएंगे, तो आप मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक गए तो यहीं पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, आप ऐसा मान लो। 0 से यहाँ जा करके 8 डिग्री 4 मिनट है, और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मान के चलो कि इस पॉइंट पे जो है 37 डिग्री 6 मिनट है, समझना। कहाँ गया पेन, हाँ यहाँ पे जो है 37 डिग्री बाबू 6 मिनट है। अब 8 डिग्री 4 मिनट पर आप पहले अक्षांश रेखा खींचो, इसके पैरेलल, उस पॉइंट से सीधा विषुवत रेखा के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे, और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट पे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो ये इस देशांतर रेखा को हम 8 डिग्री 4 मिनट कहेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट, और इस देशांतर रेखा को हम 37 डिग्री 6 मिनट कहेंगे। यानी भारत की अवस्थिति जो है इस दोनों लाइन के बीच में है, भारत की अवस्थिति जो है ये दोनों लाइन के क्या है, बीच में है, तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है विषुवत रेखा के उत्तर में कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये इस लाइन और इस लाइन के बीच में इंडिया अवस्थित है। उसके बाद इसका देशांतरीय विस्तार भी बताया गया है, तो देशांतरीय विस्तार में कहता 68 से 97 25। अब देखो देशांतरीय विस्तार में ये जो होता है वो 0 डिग्री होता है, और इधर से 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक 180 होगा, 0 ये 0 डिग्री है, ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो देखो बाबू हमको कितना से 68 से बता रहा है, तो इधर से 0 से जाएंगे यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और यहाँ से यहाँ तक 90 होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट कहीं यहीं पे होगा ना, 45 के बाद मान के चलो यहाँ पे है 68 डिग्री 7 मिनट है। फिर 97 25 समझना, 97 25 मतलब यहां से लेकर के, समझना यहां से लेकर के यहां तक जो विस्तार है 180 डिग्री का है, तो 68 मान के चलो भारत का ये है 68 7
चूंकि बहुत छोटा जगह है ना, तो 68 इतना नहीं करेंगे, 68 यही कर देते हैं, 68 है। और ये आपका 97 है, 97 डिग्री 25 मिनट है। तो भारत का विस्तार जो है यही दो लाइन के बीच में, यहीं पे है भारत का विस्तार। यहीं पे क्या है बाबू, भारत का विस्तार है, इस तरह से समझो। तो आप याद रखना, भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ये उत्तरी अक्षांश में है। और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे, चूंकि देखो ये जो प्राइम मेरिडियन है ना, उसके इधर इधर पूरब है और इसके इधर पश्चिम है। तो पूरब में 180 डिग्री है, पश्चिम में 180 डिग्री है, ठीक है। तो 180 डिग्री में 68 से 97, ये दोनों नीचे में होगा। और यही पे आपका ये लाइन के बीच है ना, ये लाइन और ये लाइन के बीच, और ये लाइन और ये लाइन के बीच, यानी यहीं पे भारत अवस्थित है। यही सेक्शन में, यही ग्रिड में भारत की अवस्थिति है। तो भारत की अवस्थिति याद रखना, विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझो अगला लाइन, भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप, भारत को उपमहाद्वीप बोला जाता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूरब में क्या है बाबू, भारत यदि है, भारत का नक्शा यदि देखोगे तो भारतीय उपमहाद्वीप के पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। आपको पता होगा भारत के पूरब में है बंगाल की खाड़ी, यानी भारत जो है 3 तरफ से जो है जल स्रोत से घिरा हुआ है ना, जल से घिरा हुआ है। भारत जो है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो वही जल सोर्स में पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में क्या है बाबू, पश्चिम में है अरब सागर। पश्चिम में क्या है बाबू, अरब सागर है, पश्चिम में है अरब सागर। और दक्षिण में क्या है बाबू, दक्षिण में है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये लाइन से तो आप परिचित होंगे, समझना, पहले समझ लो। भारतीय उपमहाद्वीप के पूरब में बंगाल की खाड़ी है। अब मान के चलो कि ये आपका इस तरह से भारत है, तो ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। तब पूरब में है बंगाल की खाड़ी, पूरब में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में बाबू इधर है अरब सागर, इधर है अरब सागर, और दक्षिण में है बाबू हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर है, समझना। हिंद महासागर को अंग्रेजी में इंडियन ओशियन भी कहते हैं, इंडियन ओशियन कहते हैं। बंगाल की खाड़ी को आप वे ऑफ बंगाल कहते हैं, वे ऑफ बंगाल कहते हैं। अरब सागर को अरब सागर, ठीक है, अरब सागर को अरब सागर कहेंगे, अरेबियन सी कहेंगे, ठीक है। अरब सागर को क्या बोलेंगे बाबू, अरेबियन सी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अंग्रेजी वाले को भी। तो ये भी आपको समझ में आ गया। चलिए अगला पॉइंट, इसको आप मैप में देखना, मैप जरूर रखना, ज्योग्राफी पढ़ते वक्त आपके पास मैप होना चाहिए। ये भारत का नक्शा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आप इसी तरह से मान सकते हो कि इस तरह से यदि भारत है तो इधर पूरब होगा, और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम है उसमें अरब सागर है, और नीचे दक्षिण होगा, वहां पे हिंद महासागर है, ठीक है बाबू। आगे चलते हैं अगला लाइन में देखो। अब हम भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल बाबू 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये याद रखना, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32 लाख है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब समझना, भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि में, भारत जो है विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि में, या क्षेत्रफल की दृष्टि से कहिए, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से केम्मा स्थान है, केम्मा रैंकिंग पे है। तो समझना बाबू, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है,
इसका मतलब भी हम समझाएंगे। ये लाइन पहले लिख लो। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 और बड़ा देश है, 6 और बड़ा देश है। तो उसको याद रखेंगे बाबू। उसको कैसे याद रखेंगे देखना, उसको हम याद रखेंगे। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है रूस का, विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है रूस का है। उसके बाद बाबू हमारा कनाडा का है, रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद आपका चीन है, उसके बाद चीन है, रूस कनाडा चीन है, उसके बाद हमारा यूएसए है, उसके बाद हमारा ब्राजील है, और ब्राजील के बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद क्या है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमारा प्यारा भारत है। 7वें नंबर पे हमारा प्यारा क्या है भारत है। देखो बाबू क्या है, रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर हमारा देश भारत है। अब देखो इस बात को हम याद कैसे रखेंगे। जिसको मैप पता है, मैप में देखा है सारा कंट्री, तो बहुत आसान है उसके लिए बता पाना। नहीं तो इसका हम व्यवस्था कर देते हैं। एक चीज आप याद रखना, एक लाइन आप याद रखना, ठीक है, एक लाइन आप याद रखना, समझो बच्चा, एक लाइन याद रखना। इस तरह से कोई भी डायलॉग बच्चा बहुत जल्दी याद कर लेता है, तो एक डायलॉग याद रखना, रुक चीन, रुक चीन, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। समझना, ये डायलॉग हम याद रखेंगे। रुक चीन, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। रुक चीन, रुक जा चीन, यूएसए ब्राजील ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। तो बाबू रुक का मतलब हो गया रूस, का फॉर हो गया कनाडा, चाइना चाइना है, यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। ये डायलॉग आप 2-4 बार बोलना, 5 बार बोलना, 5-6 बार इसको देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वां स्थान पे है। इससे पहले 6 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। कौन कौन है, तो सबसे बड़ा है रूस है, फिर कनाडा है, फिर चाइना है, फिर यूएसए है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये रट्टा मार लेना, ठीक है। अब समझो बाबू, अब समझना है इसके बाद। और हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यदि देखा जाए, यदि जनसंख्या की दृष्टि से आप देखोगे, तो जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, वो चीन के बाद दूसरा है। चीन के बाद क्या है बाबू, दूसरा है। क्या है, दूसरा है। चीन के बाद दूसरा है, ठीक है, चीन के बाद क्या है, दूसरा है, दूसरा है, चीन के बाद दूसरा है, ठीक है, दूसरा, चीन के बाद क्या है बाबू, दूसरा है। समझना, चीन के बाद क्या है, दूसरा, चीन के बाद क्या है, दूसरा। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या चाइना में है, फिर हमारा प्यारा भारत इंडिया में है, ठीक है। चलिए, ये जनसंख्या की बात हो गई। अब थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा इसका किलोमीटर में विस्तार देख लेते हैं कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कितना विस्तार है। तो सबसे पहले देखेंगे भारत भारत की लंबाई, भारत की लंबाई इसे कहते हैं, समझना बाबू, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण में लगभग, लगभग भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में लगभग, लगभग 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम में इसकी लंबाई, इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। लगभग, ये लगभग जरूर लगाना भाई,
समझो बाबू, समझो, समझना। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या हुआ? यदि ये आपका भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है, इस तरह से भारत है यदि, तो ये है आपका उत्तरी छोर, ये है दक्षिणी छोर। तो उत्तर से दक्षिण यदि मापने जाओगे, उत्तर से दक्षिण, तो इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण में भारत ज्यादा लंबा है। और वही यदि पश्चिम से पूरब यानी कि पूरब से पश्चिम आप नापोगे ये वाला लंबाई, तो ये लंबाई है बाबू 2933 किलोमीटर। कितना है बाबू? 2933 किलोमीटर। तो आप याद रखना, भारत की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में लगभग 3214 किलोमीटर है। वही पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम मान के चलो, इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। ये पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई आप याद रखना, 3214 और 2933 किलोमीटर। ठीक है बाबू? अब समझो, अब समझो इसके आगे, अब समझो आगे। देखो भैया, समझना, भारत का देशांतरीय विस्तार, हमने बताया भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 25 मिनट तक है, यही है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यही है ना। इसका मतलब अब थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं। मान के चलो बाबू कि ये है हमारा अर्थ, ये है हमारा अर्थ, यानी कि ग्लोब मान के चलो। इस ग्लोब में ये क्या है बाबू? प्राइम मेरिडियन है। ये बीचों बीच जो लाइन है 0 डिग्री का, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये क्या है? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ना, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। भारत का जो जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, उसको IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। वह प्राइम मेरिडियन जो है लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे 68 7 और 97 25 का मतलब क्या है। देशांतरीय विस्तार, तो ये 0 है, मतलब 68 7 जब भी होगा तो पूर्वी गोलार्ध में होगा। मान के चलो कि ये है 68 7 और आगे बढ़ेंगे तो ये मान के चलो कि है 97 25। तो भारत का विस्तार जो है यही 2 लाइन के बीच में है, यही 2 लाइन के बीच में है, ठीक है, यही 2 लाइन के बीच में है, 68 7 से 97 25। यानी भारत का जो पश्चिमी छोर होगा यहीं पे होगा, मान के चलो ये विषुवत रेखा उसके उत्तर में स्थित है, तो यही मान के चलो कि यही छोर जो है इसका पश्चिमी छोर है भारत का, और ये है आपका पूर्वी छोर। ये है 68 7, ये है 97 25। तो जब सूरज का उदय होगा तो सूरज का उदय क्या होता है बाबू? पूरब में होता है, पूरब में। आपको पता है कि भारत का पूर्वी छोर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश, यानी ये जो बिंदु है ये किस स्टेट में होगा? अरुणाचल प्रदेश में होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। अब भाई ये बता दो 68 7 कहाँ होगा? भारत का पश्चिमी छोर। तो भारत का जो पश्चिमी छोर है वो आपको पता होना चाहिए कि वो है आपका गुजरात में। अब इसके बीच में कितने डिग्री का देशांतरीय विस्तार है जरा देखो, 68 7 से 97 25 के बीच में कितने डिग्री का देशांतरीय विस्तार है? तो कुछ नहीं, 97 से पहले 68 घटा दो, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 2, यानी 29 डिग्री, और 25 में से 7 घटाएंगे तो लगभग 18 मिनट। तो 29 डिग्री 18 मिनट को आप अप्रोक्स में कह सकते हो कि 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है। यानी भारत के अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे कुछ हम बात बताते हैं। देखो बाबू, ये है पृथ्वी, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूरब दिशा में घूमता है, ये तो आपको पता होगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमता है, पश्चिम से पूरब घूमता है।
और कितना घूमेगा भैया, तो 360 डिग्री देशांतर रेखा यह घूमेगा। भारत मतलब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता ही आपको पता है। सूर्य के चारों तरफ घूमने के साथ साथ वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, अपने एक्सिस पर भी इस तरह से लट्टू के समान घूमता है। तो एक कंप्लीट अपने एक्सिस पे पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री घूम जाएगा, 360 डिग्री घूम जाएगा। और आपको पता भी है कि ग्लोब पर टोटल देशांतर कितनी रेखा है, कितनी देशांतर रेखा 360 है, क्योंकि एक एक डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखा खींचा गया है और टोटल 360 डिग्री है। मतलब टोटल देशांतर रेखा कितना है, 360। अब देखो बाबू 360 देशांतर रेखा यानी कि 360 डिग्री पार कर रहा है, और 360 डिग्री पार कर करके 360 डिग्री पार कर जाएगा तो पृथ्वी एक कंप्लीट चक्कर लगा लेगा। और पृथ्वी जब एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा तो कितना टाइम हो जाएगा, 24 घंटा का टाइम हो जाएगा। आपको पता है कि दिन और रात 24 घंटे का होता है, दिन और रात मिला के 24 घंटे का होता है। और दिन और रात का मतलब क्या हुआ, दिन और रात का मतलब होता है कि पृथ्वी अपना एक कंप्लीट रोटेशन, एक अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया, और एक कंप्लीट रोटेशन में 24 घंटा का टाइम लगता है। तो एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो डिग्री में 360 डिग्री घूमेगा और समय में 24 घंटा लगेगा। बाबू इस 24 घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 24 गुना 60 क्या हो जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। और 24 को 60 से गुना कर दोगे तो ये 1440 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू, 1440। अब देखो 1440 मिनट में कितना डिग्री घुमा है, 360 डिग्री। इसका मतलब है कि एक डिग्री घूमने में उसको कितना टाइम लगा होगा, इसको काट पीटो, 36 चौका 44 से यानी कि 4 मिनट। तो इससे हमको ये पता चला कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने एक डिग्री देशांतर को पार करने में, पृथ्वी अपने एक डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय ले लेता है, 4 मिनट का समय ले लेता है। और ये भारत जो है पूरा 30 डिग्री देशांतर का विस्तार है। भारत जो कंट्री है उसके पश्चिम छोर और पूरब छोर के बीच में टोटल 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है भारत का। अब 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, यानी पृथ्वी के जब भारत वाला छोर जब सूर्य के सामने आएगा तो सूरज को उसको पार करने में कितना समय लग जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में मान के चलो कि सुबह में 7 बजे 7 AM में यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 7 AM हुआ, इसका मतलब है गुजरात में सूर्योदय होते होते कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा बाबू, 30 डिग्री का अंतर है तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय। तो 30 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा बाबू, 30 गुना 4 यानी कि 120 मिनट। समझना बात को बाबू, हमने बताया कि पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर रेखा को घूमने में 4 मिनट का समय लेता है। और हम लोग को पता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 डिग्री का है। तो 30 डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 30 डिग्री गुना 4 मिनट यानी कि 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब क्या होता है बाबू, 2 घंटा। 2 घंटा कहने का मतलब पूरे भारत को पार करने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में समय का अंतर होता है 2 घंटे का, समय का अंतर होता है 2 घंटे का, इतना याद रखना। ठीक है बाबू, माने भारत के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और गुजरात में सबसे बाद में होगा। कितना घंटा बाद होगा, 2 घंटा बाद होगा। लेकिन बताइए एक ही देश में यदि 2 जगह पे अलग अलग समय होगा तो क्या देश को नियंत्रित करना आसान होगा, नहीं होगा। देश को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा। अलग अलग जगहों पे यदि अलग अलग टाइम दिखाया जाएगा तो कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा, तो समय अलग अलग होगा। इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया गया कि एक मानक समय रेखा माना गया। क्या माना गया बाबू, मानक समय रेखा। हर एक देश का मानक समय रेखा अपना अपना अलग होता है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री
82.82 पूर्वी देशांतर को माना गया है। भारत का मानक समय रेखा 82.82 पूर्वी देशांतर को माना गया है। क्यों माना गया ये हम समझाते हैं। जैसे ये अर्थ है, हमने बोला कि भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इन जनरल क्या करते हैं कि किसी भी देश का यदि मानक समय रेखा निकालना होता है तो दोनों के बीच में देखा जाता है देशांतरीय विस्तार कितने का है। तो भारत के केस में तो 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, तो 30 डिग्री का आधा क्या होगा, 15 डिग्री होगा। तो इससे 15 डिग्री पर 15 डिग्री बाद है कि एक लाइन खींच दिया जाता है और वो जो देशांतर रेखा होता है उसी को उस देश का मानक समय रेखा मान लिया जाता है। और ये जनरली जो है 68 में आप 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 83 होता है। तो पूरा 83 नहीं लिया गया है, क्योंकि पूरा कंप्लीट 30 डिग्री का अंतर भी नहीं है, अप्रोक्स 30 डिग्री का देशांतरीय विस्तार है, इसलिए इस रेखा को 82.82 पर मान लिया गया। और 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को याद रखना, ये पॉइंट 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं, भारत का मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारत का। यदि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पूछा जाएगा तो 82.82 डिग्री ई, और यहाँ पे 82.82 डिग्री ई पर जो समय होगा उसी समय को पूरे भारत का समय मान लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब समझो, कुछ और समझो। जैसे ये अर्थ है, हमने बोला ये है 0 डिग्री बोले तो प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरता है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। और चूंकि ये क्या है 82.82 डिग्री ईस्ट है, तो मान के चलो ये भारत का ये 82.82 डिग्री ईस्ट है। तो ग्रीन बीच और भारत के समय में हम यदि तुलना करें तो देखो 82.82 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय। तो 82.82 डिग्री को 4 मिनट से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 20 के शून्य बाकी 2, 4 दूना 8, 2 10 के शून्य बाकी 8 चौ 32 33, यानी लगभग हो गया 330 मिनट। 330 मिनट का मतलब क्या हो गया, 5.5 घंटा। घंटा बदलोगे तो 5.5 घंटा होगा। 330 मिनट का मतलब 5.5 घंटा। इसका मतलब ये हुआ कि लंदन के ग्रीन बीच पर यदि 12 बजा है, 12 बजे का दिन हो रहा है, 12 बजे क्या हो रहा है बाबू, दिन हो रहा है। लंदन के ग्रीन बीच पर यदि 12 बजे दिन हो रहा है, यानी भारत में उस समय 5.5 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम मेरिडियन से यदि ईस्ट में जाओगे तो समय प्लस होता है और इससे पश्चिम में जाओगे तो समय माइनस होगा। तो 12 यदि लंदन के ग्रीनविच पर 12 बजा है, इसका मतलब है कि इंडिया में 5.5 घंटा आगे, यानी कि शाम का 5:30 बजेगा। ठीक है बाबू, इस तरह से समझना है आपको, अब समझो एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की मानक समय रेखा यानी कि 82.82 डिग्री ईस्ट जो है, भारत की मानक समय रेखा यानी कि 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। 4 गो ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा देगा जहां से नहीं गुजरता, वो आपको छांटना रहेगा। तो भारत की मानक समय रेखा यानी 82.82 डिग्री 5 राज्यों से होकर क्या करता है, गुजरता है, यानी गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य कौन कौन सा है, आप यदि मैप देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा। सबसे पहले तो आपको उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ लिख दो भैया हिंदी में, छत्तीसगढ़ है,
फिर आपका है आपका छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। यही 5 स्टेट है। देखो बाबू, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। एक्चुअली भारत का जो मानक समय रेखा है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं, प्रयागराज। तो प्रयागराज में एक जगह है नैनी, एक जगह है नैनी, तो नैनी से ही गुजरता है। कहाँ से गुजरता है बाबू, नैनी से गुजरता है। तो यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, इसलिए याद रखना। भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले यूपी है, फिर एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर एपी है यानी आंध्र प्रदेश है। और यह 82.5 डिग्री मेन कहाँ से गुजरता है, तो प्रयागराज के नैनी से, प्रयागराज के नैनी से। अब बच्चा इसको याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे समझो, एक ट्रिक याद रखना, उत्तर आंध्रा, उत्तर आंध्रा माही, माही छतरी, छतरी लेकर उड़ा। ये ट्रिक याद रखना, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा, उत्तर आंध्रा माही छतरी लेकर उड़ा। देखो बाबू, उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बाबू आंध्रा से हो गया आंध्रा प्रदेश, आंध्रा प्रदेश, ठीक है। माही से हो गया बाबू मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है बाबू। छतरी से हो गया बाबू छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और बाबू लेकर छोड़ दो उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ा से हो गया उड़ीसा, उड़ा से हो गया बाबू उड़ीसा। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यही 5 राज्यों से होकर के भारत का मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है गुजरता है। भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है। तो आज हम वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब एक